एलसीआर सर्किट हम कर चुके हैं। अब हमारे इस लेक्चर में हम एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट और क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अगर आपको लास्ट टॉपिक क्लियर है तो लास्ट टॉपिक में याद होगा हमारा, मेरा ये डायग्राम था, याद है आपको? तो यहाँ हमारा था आई आर, करंट जो हमारा था वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस, तो हमारा इसी डायरेक्शन में ही चल रहा था। तो वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस हमारा इसी डायरेक्शन में ही था एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर हमारा वी एल ज़्यादा था, वी एल ज़्यादा था, वी सी कम था, तो नेट आंसर वी एल की तरफ था। वी एल ज़्यादा है, वी सी कम है। जब वी एल ज़्यादा है, वी सी कम है, वेक्टर की लैंग्वेज में बात करें तो मेरा जो डोमिनेट जो कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है वो कर रहा है वी एल। इसका मतलब ओवरऑल जो सर्किट इज बिहेविंग लाइक इंडक्टिंग सर्किट। समझ गए ना बात को? क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर लॉ से ऐड करूं, मैं इसको वेक्टर लॉ का इसमें लॉजिक लगाऊं, तो मेरा जो नेट आंसर आएगा वो आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो ये इंडक्टिंग है, ये लीड कर रहा है यहां से लेकर एट सम एंगल ऑफ फाई। नाउ तो करंट लैग कर रहा है, तो अगर वोल्टेज को हम अगर वी मैक्स, वी नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि कैलकुलेशन हमारे इसी एटीट्यूड से चल रहे हैं कि ओमेगा एल जो है वो इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर से, इंडक्टर की स्ट्रेंथ जो है वो कैपेसिटिव स्ट्रेंथ से ज्यादा है। ठीक है ना? नाउ अब बात करते हैं, और उसमें फेज डिफरेंस कितना है? फाई। फाई मतलब ये वाला एंगल। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ अब बात करें आगे। यहां तक तो देखो पुरानी बात थी, यहां तक तो कोई नई चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी, और पावर इज ऑल्सो इक्वल टू वी इंटू आई। क्लियर है? यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब V क्या होगा? V इज इक्वल टू आई वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और I क्या होगा? I होगा आई मैक्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। हमने क्या करा, V मैक्स और आई मैक्स, ये V नॉट और आई नॉट को इकट्ठा लिख दिया, और साइन ओमेगा टी ये भी लिखा हुआ है। यहां पर हमने साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टू करा। चलो मैं वो लिख कर दिखाता हूं। इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट, वी मैक्स आई मैक्स ही बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और यहां हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, वी नॉट ओमेगा साइन नॉट ओमेगा साइन फाई। नाउ अब क्या करते हैं, यहां पर इंटू टू कर देते हैं और डिवाइड बाय टू कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतनी सी जगह में ही मेरे को सारा लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करता हूं। तो सबसे पहले तो यहां हो गया मेरा साइन फाई, साइन फाई। अब क्या करते हैं, इंटू टू कर देते हैं और अपॉन टू करते हैं। अब क्या होगा, टू टू साइन थीटा कॉस थीटा,
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यही हमने लिखा है, देखो यहाँ साइन 2 थीटा लिख दिया। और बाकी क्या बचा हुआ है, बाकी हमारी टर्म बची हुई है साइन फाई, ये रहा साइन फाई। ये बचा हुआ है यहाँ पर 1/2, ये रहा 1/2, बी नॉट आई नॉट बी मैक्स आई मैक्स। डन। यहां तक सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। ओ शिट, चलो अब अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, इफ दिस इंस्टेंटेनियस पावर जो है ये dw/dt इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है ना, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर मेरे को निकालना हो तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर देखो dw/dt जो है वो सारा ये कुछ है, ठीक है। अगर dw निकालना होगा तो dt क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर आ जाएगा, तो dt क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर आ गया। डन। अब मेरे को वर्क डन निकालना है, वर्क डन। वर्क डन निकालने के मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, वर्क डन करने के लिए dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉरी dw को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आ गया w, और इस पूरे फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, और पूरी एक साइकिल के लिए, पूरी साइकिल क्या मतलब 0 से लेकर t तक। तो मैं इंटीग्रेट करना शुरू करता हूं। सबसे पहले ये क्या हो गया, यहां से v मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस फाई, ये देखो ये यहां लिख दिया। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है, इसको हमने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो जी, ये टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो ये dt है, तो इसका मतलब t वाला वेरिएबल, अब बाकी सारे कांस्टेंट, मतलब आई मैक्स वी मैक्स कॉस फाई, ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t/2 t तक। राइट साइड में देखें हम, तो 1/2 आई मैक्स वी मैक्स साइन फाई, ये कांस्टेंट है, देखो बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचा, साइन 2 ओमेगा टी, ये बैठ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर t तक, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा t/2, और इस पोर्शन को आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर t तक, तो आंसर आएगा 0। अब ये आपको मैंने जब आपको आरएमएस वैल्यू सिखाया था तब आपको डेरिवेशन करके दिखाई थी, एक बार आप वहां जाकर देखें। अगर समझ में नहीं आती है तो दोबारा मेरे से डिस्कस करो, ठीक है, नहीं तो मैं अभी दोबारा वो वाली डेरिवेशन यहाँ करने वाले, इंटीग्रेशन ही करनी है। और अगर मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन अंडर सर्टेन लिमिट्स आपने कर लिया तो अभी आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल तभी तक दिक्कत आती है जब मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन नहीं करी हुई होती। और फिर भी अगर जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये भी है, मैंने ये इंटीग्रेशन आरएमएस वैल्यू में करवाई हुई है। अब हुआ ये, देखो ध्यान से, कि साइन 2 ओमेगा टी वाला पोर्शन 0 हो गया, मतलब कि ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। इसका मतलब पोर्शन जो बचा, जो वर्क डन का, जो इफेक्टिव वर्क डन का जो पूरे फंक्शन में पार्ट बचा है, वो ये वाला बचा हुआ है। तो हमारे पास क्या बच गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू वी मैक्स आई मैक्स कॉस फाई, और इस पोर्शन का अगर मैं इंटीग्रेट करके निकाल के आया हूं तो वो क्या है t/2, ये लो t/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वर्क डन आ गया। वर्क डन क्या होता है, पावर पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन तो आ गया हमारे पास। अगर पावर निकालना है तो वर्क डन अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो t से डिवाइड कर दिया, t से डिवाइड करने से होगा क्या कि अगर आप यहां पर सोचो आप कि मैं यहां पर t से डिवाइड कर दूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा v मैक्स आई मैक्स कॉस फाई बाई 2। अब वो नीचे वाले 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, √2 इंटू √2 लिख दिया। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो हमारे पास टर्म बच गई v मैक्स बाय √2 आई मैक्स बाय √2 कॉस फाई, और v मैक्स बाय √2 तो v आरएमएस होता है, i आरएमएस होता है कॉस फाई। गॉट इट। तो पावर का जो है आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस वाई, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके लिए। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज पावर, अभी हमने क्या पढ़ी है पावर, अभी हमने जो बेसिक सर्किट को मान के ये चले थे कि सर्किट है इंडक्टिव, है ना, नेट रिजल्ट इंडक्टिव है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई, कॉस फाई आपने यूज किया। डन। अच्छा चलो जी, तो एवरेज पावर, एवरेज का फॉर्मूला आपने जो अभी निकाल लिया वो क्या निकाल लिया, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लाइक दिस। अच्छा, अब आप, ये तो हो गई यहां तक। अब इसको हम Z से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, याद है आपका इंपेडेंस जो था, अब उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इस बात को और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं। याद करो, आई मैक्स, मैक्सिमम करंट जो था वो क्या था, वी मैक्स अपॉन जेड था। ये तो हमारा चाहे कैपेसिटिव के टाइम में था, आरएल सर्किट, सीआर सर्किट, कैसा भी था, हमेशा यही रहता था। तो आई मैक्सिमम, आई नॉट क्या होता था, वी नॉट बाई जेड। तो यहां पे हमने वही लिखा है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। एक चीज यहां पर देखो आप, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, कॉस फाई जो होता है वो आर बाई जेड होता है, बिकॉज आर जो जेड होता है आपका, यहां तो आपका हो गया जेड, ये पोर्शन पे आपके आ गया जेड, और आर है आपका यहां पर एंगल है ये फाई, तो कॉस फाई क्या हो गया, आर बाई जेड। गॉट इट, नॉट गॉट इट, समझ आ गई ना बात। तो ये आर बाई जेड तो होगा यहां पर। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे। देखो मतलब बेसिक बातें, सारी चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इन बातों को अगर मैं लिखना चाहूं तो वी आर एम एस को कैसे लिख सकता हूं बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं, फिर मैं डिलीट करूंगा। देखो, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई हमने यहां से निकाल दिया है। नाउ वी आर एम एस क्या होता है बताओ। हमने अब पावर निकालनी है, ठीक है। नाउ देखो जी, अब बात करते हैं यहां पर। देखो लिख रहा हूं मैं पावर का, देखो 1/2 तो ये लिखा, जैसे ये वाला 1/2, ये वाला, तो ये हो गया 1/2 इंटू वी मैक्स। वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी, अच्छा चलो वी मैक्स है, वी मैक्स लिखो, इसे वी नॉट लिख लो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आई मैक्स। आई मैक्स क्या होता है, वी मैक्स अपॉन जेड। इसके लिख देंगे वी मैक्स अपॉन जेड। फिर कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है बताओ, कॉस फाई हो गया आर अपॉन जेड, तो आर अपॉन जेड। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारी, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो कॉस फाई आपने ये लिख दिया आर अपॉन जेड, और बी आपने ये लिख दिया। डन। तो ये काम आपका डिलीट हो गया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गई आपकी पावर इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, वी स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर, वी स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर इंटू आर अपॉन टू। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखो यहां तक अभी हमने मेन लिखना आ गया। तो एवरेज पावर हो गई हमारे पास, एवरेज पावर हो गई हमारे पास इस फॉर्मूले के अनुसार।
लेकिन यहां पर एक और गेम भी है। z क्या होता है आपको याद है? z था आपके पास, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो z आपने करा था, आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करा था कि नहीं करा था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और z की वैल्यू हम इसको रिप्लेस करेंगे अगले स्टेप पे। लेकिन एक सिचुएशन समझो, अगर एक्सएल एक्स सी के बराबर होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर बराबर होगा, इसका ये मतलब होगा कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे बराबर होगा, तो नेचुरली एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे। केवल रेजिस्टेंस जो सर्किट रह जाएगा वो प्योर रेजिस्टिव रह जाएगा, तो Z जो है वो प्योर R हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखो ध्यान से सोचो, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको, लॉजिक को समझो। देखो ये Z है, Z की वैल्यू ये है, यहां तक क्लियर है। अब डिनोमिनेटर Z है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाएगा आंसर उतना छोटा हो जाएगा। मैं Z बड़ा नहीं करना चाहता, ये तब पॉसिबल हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन जरूर आ सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई सिचुएशन जरूर आ सकती है जब XL और XC बराबर हो जाए। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जब XL XC के बराबर हो जाएंगे तो केवल यहां R रह जाएगा ना, तो Z इज इक्वल टू R रह जाएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तब मैक्सिमम पावर कितनी होगी? देखो ये मैक्सिमम सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो क्या होगा? हाफ V स्क्वायर R, Z स्क्वायर की जगह लिख देंगे R स्क्वायर, तो एक R से R कैंसिल, तो ये टर्म आपकी बच गई। ये आपकी मैक्सिमम पावर है, इससे ज्यादा पावर LCR सर्किट के अंदर नहीं हो सकती है। देख लिया, मैथमेटिकली समझ गए, ये पावर मैक्स है, मैक्सिमम पावर, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। ये P मैक्स है, मैक्स। डन। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब आगे बात सोचो, ऐसा करते हैं, ये Z तो हमको लिखना पड़ेगा हर टाइम, थोड़ा 0 0 0 रहेगा। अब क्योंकि ये Z है, XL माइनस XC, या हो सकता है XC माइनस XL, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं कि XL और XC को हम एक नया नाम देते हैं X, ठीक है। और जो X है वो क्या हो गया? XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं यहां पर देखो, आप इस वाली सिचुएशन में देखो, आप ऊपर भी R से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा? R स्क्वायर, नीचे में R से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां नीचे R आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखो ध्यान से, ये वाली टर्म V स्क्वायर मैक्स बाय 2R, ये कौन सी टर्म है? ये है पावर मैक्स वाली, तो उसको मैं कैसे लिख दूं? पावर मैक्स इंटू R स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहां तक ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ, तो अब ये सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन तो कब पॉसिबल है? इसके और उसमें क्या रिलेशन है? इसका ये रिलेशन हुआ कि ये वाली वैल्यू एवरेज पावर मेरी मैक्सिमम पावर के साथ सामने क्या है? एवरेज पावर, देखो एवरेज पावर जो है मेरी ये वाली वैल्यू आ गई, एवरेज पावर मेरी ये वाली वैल्यू भी थी और एवरेज पावर मेरी ये वाली वैल्यू भी है। नाउ व्हेन द एवरेज पावर इज हाफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है, however such points are called half points, और उस टाइम ये क्या हो जाएगा? P को हाफ लिख दोगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आप इस डायग्राम को देखो, ये मेरी मैक्सिमम पावर है, मैं एवरेज लाना चाहता हूं। एवरेज क्या हुई? जब इसकी हाफ होगी, मतलब लगभग कहीं यहां हाफ पे वैल्यू आ गई। इस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे आप
ये जो हॉरिजॉन्टल पे है, एक्स एक्सिस पे है, वो है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अब ये ओमेगा नॉट है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। नाउ जब आधी करनी थी, आधा करना था, ध्यान समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, जब आधा करना था तो मैंने बिल्कुल इस पावर को बिल्कुल आधा कर दिया, जो भी वैल्यू थी यहां पर उसकी बिल्कुल आधी पे यहां लाइन खींच दी। अब जब मैंने इस लाइन पे आधी पे एक लाइन खींची है तो मेरा एक ध्यान आया, क्या कि आधी पे जब मैंने लाइन खींची, आधी पे जब मैंने ये वाली लाइन खींची है तो ये ऐसी दो जगहें हैं, दो, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, जहां पर ये पावर सेम है ना। ये सोचने की बात हो गई ना, यहां पर ये दो पावर सेम है, मतलब कि ये भी कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी और ये भी कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। अब मेरे को उस वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ढूंढनी है। देखो पहला केस को समझो, कितना इंटरेस्टिंग है कि ये कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो भी उतनी पावर दे रही है, ये ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तब भी उतनी पावर दे रही है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात। नहीं तो हम सोचेंगे ज्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी या ज्यादा ओमेगा होगा तो ज्यादा वेलोसिटी देगा, ऐसा थोड़ा हुआ। कम फ्रीक्वेंसी पे भी काम आ सकता है हमारा पर्पस, तो ये एक रेंज हो गई, ठीक है। अच्छा तो अब अगर मेरे को वो हाफ चाहिए वैल्यू, एवरेज पावर मेरे को हाफ हो जाए, तो मैं इस वैल्यू के सामने इस वैल्यू को रख दूं आमने सामने। तो इक्वेशन मैंने डाली हुई है, सबको चिंता ना करो, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो पावर है, यहां पर लेफ्ट साइड में देखें, इसको मैं लेफ्ट साइड में यहां लिखता हूं हाफ पी मैक्स, राइट साइड में लिखता हूं, देखो लेफ्ट साइड में लिख देता हूं मैं हाफ पी मैक्स, राइट साइड पे लिखता हूं पी मैक्स इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, लिख दिया। पी मैक्स से पी मैक्स कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, हाफ यहां पर रह गया और आर स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर, आर स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर यहां रह गया। सिंपल, बस अब यहां पर भी सिंपल मैथमेटिक्स से चलानी है बेटा और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी इसको नहीं लिखते, इसको डिलीट नहीं करते। नाउ लो, अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर क्रॉस कर दिया, इसको इधर क्रॉस कर दिया, एलसीएम ले सिंप्लीफाई कर दिया, यहां पर आ गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वो एक कंडीशन है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स क्या माना था याद है आपने, एक्स आपने माना हुआ था एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया, प्लस माइनस आर आ गया, ठीक है। अब एक्सएल को क्या बोलते हो, ओमेगा एल, एक्सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हो गया प्लस माइनस आर। यहां पर हमने एल अपॉन ओमेगा जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर, और यहां बचेगा 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। नाउ ऐसा करने और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझे कि हमने इस ओमेगा को इस आर से मल्टीप्लाई कर दिया और एल से डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एल से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू रह गई वो क्या रह गई, ओमेगा स्क्वायर माइनस एल सी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये वाली वैल्यू रह गई। डन, समझ आ गई मेरी बात। चलो अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, कैसे, ये जो प्लस माइनस है ना, इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। तो एक बार हमने प्लस की इक्वेशन लिखी और एक बार माइनस की इक्वेशन लिखी और लेफ्ट साइड ऐसे लेफ्ट साइड पे अरेंज कर ली। अब ऐसे अरेंज कर ली तो हमको एक चीज दिखनी शुरू हुई, क्या, हमको यह मैथमेटिक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देनी शुरू हुई जिसका वेरिएबल ओमेगा है, ठीक है, हमको ओमेगा दिखाई देना शुरू हो गया। तो अब मैंने एक काम करता हूं, मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं और इस वैल्यू से ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं। तो मैंने जब पहली इक्वेशन को ओमेगा से सॉल्व किया, ठीक है ना, ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, ठीक है ना। जब ये पहली और दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व किया तो पहली इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो यू विल गेट एन आंसर ओमेगा 1 का, ठीक है, ओमेगा 1 का आंसर। इसी तरीके से जब यहां जो दूसरी इक्वेशन थी इसको सॉल्व करोगे तो एक और आंसर आ गया ओमेगा 2 का। दो आंसर आ गए आपके पास, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ा आराम से, देखो कैसे। ओमेगा 1 जो आया ना वो आया r/12 प्लस ये रूट में जो भी है माइनस r/12 प्लस रूट में जो भी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको देखो दिख रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बड़ा इजी है। क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड क्या बोला मैंने, ऐड। ओमेगा 1 में ओमेगा 2 ऐड कर दोगे तो ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी और ये वाली टर्म्स जुड़ जाएंगी, इससे कोई फायदा होगा नहीं। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा ये कि ये वाली टर्म्स जो रूट वाली हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, हमारा इससे फायदा हो जाएगा। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है वो आ जाएगा आपके पास r/L। यहां तक ठीक है। अब फिगर को देखने चलते हैं, ध्यान से चलो, ठीक है नाउ। अब यहां पर फिर देखो सर्किट को ध्यान से समझो। ये ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, ये पोर्शन हमने जो लिखा हुआ है ये है ओमेगा 1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और ये है सेकंड फ्रीक्वेंसी। तो जो ये रीजन है ये क्या होगा मेरे को बताओ, ये होगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 1 देखो देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये ओमेगा नॉट है और यहां से लेकर यहां तक ओमेगा 1 है। तो बताओ बाकी बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 1। यहां से लेकर यहां तक ओमेगा 2 है और यहां से लेकर यहां तक आपका ओमेगा नॉट है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट, ऐसा ही है ना। तो हमने इसी को ही ऐसे लिख दिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हमने इस फॉर्म में रीअरेंज कर दिया, ठीक है। और जब हमने इसको इस तरीके से रीअरेंज कर दिया तो यहां पर मेरा क्या होगा, ओमेगा 1 को मैंने लिखा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। देखो कई तरीके हैं लिखने के, मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ी सिंपल टर्म है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चलो फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, फिगर आपके लिए। ये है ये मेरी टर्म है, मतलब ये मेरा कर्व है, ठीक है। नाउ मैंने याद करो कहां पे करना था, हाफ पे हो गया और यहां पे, ठीक है, ए यहां पर हो गया, ये मैं मैक्सिमम पे हो गया हूं। अब मेरे को बताओ ये मेरी वैल्यू है मिड पे, ये मिड है, ये मेरा ओमेगा नॉट है, ठीक है, और ये मेरा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। नाउ ये मेरा है ओमेगा 1, ये है ओमेगा 2। इस लाइन को हम फर्दर लंबा खींच देते हैं ऐसे तक ना, और ये वाली वैल्यू है हमारे पास ओमेगा नॉट। नाउ ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई डेल्टा ओमेगा, है ना, चेंज इन वैल्यू, ठीक है, ये भी चेंज इन वैल्यू। मेरे पास है ओमेगा 1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पर मैंने इस हिसाब से रखे ना, तो ओमेगा 2 है ये फिगर के हिसाब से ले कुछ भी सकते हो, क्योंकि अब कैलकुलेशन में ऐसे करा हुआ है तो फिर मेरे को ऐसे लेना पड़ेगा। ओमेगा 1 इसको भी ले सकते हैं, 2 भी इसको भी ले सकते हैं।
और ये होगा मेरा डेल्टा ओमेगा। ना ये मेरा हो गया ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया। ना ओमेगा 2 को कैसे लिखूं मैं, देखो ध्यान से, यहां से लेकर मेरे को डेल्टा ओमेगा के टर्म्स में लिखना है, डेल्टा ओमेगा के टर्म्स में यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो कैसे लिखूंगा मैं ओमेगा 2 को, यहां से लेकर यहां तक ओमेगा नॉट में से माइनस कर दो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 2 हो गया आपके पास ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा 1 की बात करूं मैं, आपको यहां बताना है किस टर्म्स के हिसाब से, ओमेगा नॉट के टर्म्स के हिसाब से, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये ओमेगा 1 हो गया आपके पास। क्लियर, यहां तक मुश्किल नहीं है। नाउ 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 अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आया डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आर बाई 2l। और डेल्टा ओमेगा ही जो है ये वो बैंड विड्थ है, ये वो रेंज है जहां पर, ये वो रेंज है जहां पर आपके दोनों दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेम रिजल्ट आ रहा होता है। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेम रिजल्ट आ रहा होता है, ये बात है समझने की। तो ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है जहां सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और ये बैंड विड्थ। क्लियर। अब टर्म बात करते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप इसको ही ग्रैब करिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।